हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम किया था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक प्लेन शीट के लिए जो लास्ट टॉपिक था उसमें दो ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल शीट्स, उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों ने कैलकुलेट करी थी। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल स्लैश कंडक्टिंग स्फेयर। अब देखो, एक खोखली शेल है और एक पूरा का पूरा सॉलिड स्फेयर है लेकिन कंडक्टिंग है, तो दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला कैसे काम करेगा। सबसे पहली चीज जो है वो हमें ये समझनी है। देखो, हॉलो शेल का मतलब होता है अंदर से खोखला स्फेयर। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास शेल है तो इसमें ये इस तरह से होगी, जैसे आपकी प्लास्टिक की बॉल होती है ना, उसमें प्लास्टिक की लेयर होती है और अंदर हवा होती है, सेम वैसी ही। तो ये तो है शेल, और ये पूरा का पूरा सॉलिड स्फेयर है लेकिन ये कंडक्टिंग है। तो पहली चीज, इसमें ये तो पूरा मटेरियल से भरा हुआ है, ये अंदर से खोखली है, खाली है। तो दोनों के लिए सेम फॉर्मूला क्यों? क्योंकि जब भी मैं हॉलो शेल को चार्ज दूंगा, क्योंकि बीच में कोई मैटर है ही नहीं, तो सारा चार्ज ऑटोमेटिकली इसके सरफेस पर चला जाएगा। अगर इसका रेडियस r है तो r रेडियस के स्फेरिकल सरफेस के ऊपर सारा चार्ज है। और कंडक्टर की खासियत क्या होती है कि उसके अंदर चार्ज रहता ही नहीं है, तो मैं जितना भी चार्ज यहां पर दूंगा वो सारा का सारा सरफेस पर चला जाएगा। तो अगर आप नोटिस करो, दोनों ही केस एग्जैक्टली सेम पैटर्न प्रोड्यूस कर रहे हैं। दोनों ही में r रेडियस के सरफेस पर सारा का सारा चार्ज है। इसके अंदर मटेरियल होता ही नहीं तो चार्ज रह नहीं सकता। इसके अंदर क्योंकि ये कंडक्टर है तो चार्ज सारा सरफेस पर ही लाई करता है। ये मेटल कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी होती है, द चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल कंडक्टर। तो इसीलिए यहां पर बीच में चार्ज ला ही नहीं कर सकता। तो ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल केस हैं, या तो मेटेलिक सॉलिड स्फेयर हो या हॉलो स्फेरिकल शेल, दोनों के लिए फॉर्मूलाज बिल्कुल आइडेंटिकल आएंगे। इसलिए इनको हम एक ही साथ यहां पर समझ सकते हैं। ठीक, तो पहली चीज हमने समझी कि एक सॉलिड कंडक्टिंग शेल, सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर और एक हॉलो शेल, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम क्यों बनेगा। ठीक, अब हम शेल का डेरिवेशन करते हैं, और क्योंकि एग्जैक्टली सेम वही डेरिवेशन हमारे पास ऑब्टेन हो जानी है फॉर अ कंडक्टिंग स्फेयर, तो वो बिल्कुल आइडेंटिकल मान करके चलेंगे। तो हम कंसिडर कर रहे हैं यहां पर मेरे पास एक शेल है, ये मेरे पास एक हॉलो स्फेरिकल शेल है। तो इसके अंदर कुछ मटेरियल नहीं होता क्योंकि अंदर से खोखली होती है। हॉलो का मतलब है ये अंदर से खोखली है। ठीक, इसका रेडियस हम मान करके चलते हैं, द रेडियस ऑफ द शेल इज कैपिटल R। ठीक, ये इसका सेंटर है। अब मैं यहां पर तीन अलग अलग तरह के गॉसियन सरफेस बना सकता हूं। तो मैं जितना भी चार्ज दूंगा वो सारा का सारा चार्ज इसके सरफेस पर ही लाई करेगा। द एंटायर चार्ज, जो भी मैंने इसे चार्ज सपोज Q दिया है, वो सारा Q चार्ज इसके सरफेस पर ही लाई करेगा। ठीक, अब मैं एक गॉसियन सरफेस बनाता हूं। इसमें तीन केसेस पॉसिबल हैं। मेरा गॉसियन सरफेस बाहर लाई कर रहा है, मेरा गॉसियन सरफेस जस्ट सरफेस के करीब लाई कर रहा है, और मेरा गॉसियन सरफेस अंदर लाई कर रहा है। तो तीन केसेस पॉसिबल हैं। तो पहले हम कंसीडर कर रहे हैं हमारा जो गॉसियन सरफेस है वो बाहर की तरफ लाई कर रहा है। ठीक है, तो जो हमारा गॉसियन सरफेस है उसका जो रेडियस है वो है स्मॉल r। ठीक, तो हम क्या कंसीडर करेंगे? हम कंसीडर करेंगे इसका एक छोटा सा एरिया। ये मैंने एक छोटा सा इसका एरिया एलिमेंट ले लिया, ds। ठीक, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी वो कुछ इस तरह से लाई करेगी। E इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो इस एरिया का नॉर्मल होगा, एरिया वेक्टर n कैप, वो ऐसे लाई करेगा।
और जो आर वेक्टर होगा आर कैप वो ऐसे लाई करेगा। ठीक है, तो अब जो मेरे पास तरीका क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था। एक ही तरीका है जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो किसी भी पैटर्न पे। क्या तरीका है, आप पहले फ्लक्स निकालेंगे बाय नॉर्मल मेथड ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन वाले सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से, फिर आप गॉस थ्योरम से फील्ड निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे, दोनों फ्लक्स निकालेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे तो आपके पास फील्ड का फॉर्मूला आ जाता है। हमने एग्जैक्टली सेम वही करना है। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स due to small area element ds, इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा डी फाई वो होगा E डॉट ds यानी E ds cos 0 डिग्रीज। क्यों भैया 0 डिग्री क्यों लिया, क्योंकि E वेक्टर और ds वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा विल बी 0 डिग्रीज यानी E इंटू ds। टोटल फ्लक्स जो आएगा फाई वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई पूरे सरफेस के लिए, तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस फॉर द एंटायर सरफेस एस, पूरे सरफेस के लिए। तो फाई की वैल्यू आ जाएगी E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds फॉर द सरफेस एस। अब आप कहोगे सर आपने E बाहर क्यों निकाला, कारण है मैं इसके सेंटर से बराबर दूरी पर एक सरफेस बना रहा हूं, तो सिमेट्री की वजह से इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम आएगा। अब किसी क्वांटिटी का अगर मैग्नीट्यूड चेंज ना हो तब वो क्वांटिटी कांस्टेंट कंसीडर की जाती है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कांस्टेंट कंसीडर की जाएगी एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ गॉसियन सरफेस ड्यू टू सिमेट्री। तो उसको मैं बाहर कंसीडर कर सकता हूं इंटीग्रेशन के। अब ये जो ds है ये इस गॉसियन सरफेस का छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा टुकड़ा है। अगर मैं ऐसे सारे टुकड़ों को इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरे पास बन जाएगा पूरा का पूरा गॉसियन सरफेस। एग्जांपल समझो, आपके पास मान लो एक फुटबॉल है, आप फुटबॉल के ऊपर छोटे छोटे पेंटागन्स और हेक्सागन्स बने देखे हैं, तो ये उनमें से एक है। अगर मैं ऐसे सारे पेंटागन्स और हेक्सागन्स का एरिया जोड़ दूं तो आपके पास पूरी फुटबॉल तैयार हो जाती है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट हम यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ ds इस पूरे गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया होगा, और क्योंकि गॉसियन सरफेस स्फेयर है, स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब इस स्फेयर का रेडियस स्मॉल r है, कैपिटल R नहीं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं देयरफॉर फ्लक्स फाई इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ये मेरे पास फ्लक्स आ गया बाय नॉर्मल मेथड, ये मेरा पहले फ्लक्स की वैल्यू आ गई, काम आएगा ये आगे चल करके। अब ये तो हमने निकाला सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से, जो नॉर्मल फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। इसके बाद गॉस ने हमें एक स्पेशल फॉर्मूला दिया था गॉस थ्योरम की मदद से, जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस वो था 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। ठीक, तो फ्रॉम गॉस थ्योरम जो फ्लक्स होगा फाई वो हो जाना चाहिए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना होना चाहिए, कैपिटल Q, क्योंकि हमने यहां कितना चार्ज दिया इसको भैया, भाई इस पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर ये पूरा का पूरा स्फेरिकल शेल लाया कर रहा है, और पूरे स्फेरिकल शेल के ऊपर टोटल चार्ज कैपिटल Q है, तो टोटल चार्ज कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास आ गया फ्लक्स की दूसरी वैल्यू। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों एक ही चीज के फ्लक्स की बात कर रहे हैं इसी गॉसियन सरफेस के लिए, तो मैं दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकता हूं। तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ये कहा जा सकता है कि जो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर है ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, या मैं कह सकता हूं E इक्वल्स Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अगर आप नोटिस करो तो ये फॉर्मूला एग्जैक्टली एक पॉइंट चार्ज का है। अगर आप नोटिस करो, अगर इस स्फेयर की जगह मैं सेंटर O पर एक पॉइंट चार्ज कैपिटल Q रखता तो भी गॉसियन सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यही आता। ये शेल थ्योरम कहलाता है एक्चुअली में। ये हमने एक तरीके से क्या प्रूव कर दिया, शेल थ्योरम। ये बात याद रखना, ये शेल थ्योरम है, जो कि शेल थ्योरम कहता है कि अगर आप एक गॉसियन सरफेस के अंदर एक होलो स्फेरिकल शेल
या एक कंडक्टिंग स्फीयर रखते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे बिहेव करता है जैसे कि उसका सारा चार्ज उसके सेंटर पर लाए करता हो। ये शेल थ्योरम कहलाता है। क्या कहलाता है ये? शेल थ्योरम। तो कई बार इसको थोड़ा सा अलग करने के लिए इस नाम से भी पूछ लिया जा सकता है, प्रूफ शेल थ्योरम। इनडायरेक्टली तो आपको हमने तो पढ़ा नहीं शेल थ्योरम, तो ये यही शेल थ्योरम है। क्या कहता है शेल थ्योरम? शेल थ्योरम कहता है कि अगर आप एक हॉलो स्फेरिकल शेल या एक कंडक्टिंग स्फेयर के ऊपर चार्ज Q डालेंगे तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल ऐसे बिहेव करेगी जैसे कि सारा का सारा चार्ज उसके सरफेस पर नहीं बल्कि सेंटर के एक पॉइंट पर रख दिया गया हो। देखो, अगर मैं इस शेल की जगह इस सेंटर O पर चार्ज कैपिटल Q रखता तो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। और यहां पर हमारे पास क्या आया? एग्जैक्टली सेम। तो ये शेल बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि सारा चार्ज उसके सेंटर पर ही रखा हो। ठीक, तो यही बात एक्चुअली में शेल थ्योरम भी कहलाती है। ठीक है, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं इसमें यहां पर R स्क्वायर और यहां पर R कैप, तो ये वेक्टर फॉर्म बन जाएगी इसी की। तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो आप लिख सकते हैं E वेक्टर इक्वल्स Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू R कैप। क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो तो उसकी डायरेक्शन R कैप वेक्टर की डायरेक्शन में ही है। हेंस ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गई डायरेक्शन, तो बन गया वेक्टर पूरा का पूरा। इज इट क्लियर? तो ये तो हमने निकाल लिया फर्स्ट केस। केस फर्स्ट क्या था? यहां पर हमने देखा था जो स्मॉल r था यानी गॉसियन सरफेस का रेडियस वाज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल। ये तो वो केस था, ये फर्स्ट केस था हमारा। ठीक है, अब दूसरा केस हम देखेंगे जब हमारा जो गॉसियन सरफेस है वो बिल्कुल सरफेस पर लाया कर रहा है, जस्ट आउटसाइड द सरफेस। ठीक है, तो डिफरेंस क्या आएगा? ये जो स्मॉल r है किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल R के। बस इतना ही डिफरेंस आएगा इसमें, और कोई चेंज नहीं है, एग्जैक्टली सेम है। तो हम इसको डायरेक्टली रख सकते हैं कि अगर जो मेरा गॉसियन सरफेस है वो जस्ट आउटसाइड लाई करता है सरफेस के, इफ गॉसियन सरफेस lies just outside शेल, तो मैं कह सकता हूं ये जो स्मॉल r है कैपिटल R के बराबर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। और याद रखना ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है। अभी मैं बताता हूं क्यों ये मैक्सिमम होगी। तीसरा केस निकालने के बाद हम ये समझ पाएंगे क्यों ये मैक्सिमम है। तीसरा केस क्या मैंने बताया था? अगर जो मेरा गॉसियन सरफेस है वो अंदर लाए करे यहां पर, ठीक है, ये सपोज R डैश। ठीक है, तीसरा केस है इफ गॉसियन सरफेस lies inside shell, that is R dash is less than capital R। ठीक है, तो अब देखो अब क्या होगा। अब जो फ्लक्स है वो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds यानी E इंटू 4 पाई R डैश स्क्वायर हो जाएगा। और गॉस थ्योरम से फ्लक्स होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट इज 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट इज 0। क्यों भैया? क्योंकि सारा का सारा चार्ज तो इस स्फीयर के बाहर लाया कर रहा है। अंदर कितना चार्ज है? अंदर कोई चार्ज नहीं है। कारण क्या है? बिकॉज Q इनसाइड इज 0, अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। ठीक है, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो मैं कह सकता हूं E इंटू 4 पाई R डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0 या E इज इक्वल टू 0। तो इस स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी, या अगर मैं मेटल कंडक्टर लूंगा उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये कंडक्टर की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर
इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ मेटल कंडक्टर। किसी भी मेटल कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो अब अगर आप नोटिस करो, अंदर फील्ड नहीं है और बाहर फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रही है, तो इस सरफेस के आर रेडियस के अंदर आते ही फील्ड जीरो हो जाती है। तो आर की सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू क्या है? आर की सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी वो है कैपिटल आर। और आर जितना छोटा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही ज्यादा है, और ये आर की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। इससे कम होते साथ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है, देखो। ठीक, तो इसीलिए ये वाली वैल्यू जब हम डिस्टेंस को कैपिटल आर रखते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बन जाती है। दिस बिकम्स द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ हॉलो स्फेरिकल शेल या मेटालिक कंडक्टिंग स्फेयर। चाहे स्फेयर ले लो या शेल ले लो, दोनों के लिए ही ये इसकी हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू है। उसका कारण ये है क्योंकि आर इससे कैपिटल आर से कम होते ही डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। तो अगर हम इसका वेरिएशन समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से वेरिएट कर रही है, अगर हम उसका ग्राफ भी बनाए, क्योंकि ग्राफ भी कई बार बनाने के लिए आ चुका है बोर्ड्स में, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये ग्राफ हम कैसे बनाएं। देखो, हम पहले समझेंगे कि केसेस क्या थे। पहला केस था जब R वॉज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक, तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका फॉर्मूला था Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन डॉट स्मॉल आर स्क्वायर, दैट इज E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये पॉइंट आ गया था। दूसरा पॉइंट था जब R कैपिटल R के बराबर था, तब इलेक्ट्रिक फील्ड था Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, और ये E मैक्सिमम था। उसके बाद तीसरा पॉइंट आया जब R लेस देन कैपिटल R था, तब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर अब मैं इसको ग्राफिकली प्लॉट करना चाहूं तो मैं कुछ इस तरह से ये ग्राफ बना सकता हूं। देखो, इस एक्सिस पर मैं ले रहा हूं डिस्टेंस, और इस एक्सिस पर मैं ले रहा हूं, वाई एक्सिस पर ले रहा हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स एक्सिस पर मैं ले रहा हूं डिस्टेंस। ठीक है, और मैं यहां पर शो कर रहा हूं हमारा जो स्फेरिकल शेल है। ये मेरा स्फेरिकल शेल है, ये इसका सेंटर है। ठीक, ये जो डिस्टेंस है ये आर है, कैपिटल आर। तो अगर आप नोटिस करो, यहां से अगर मैं इसको परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप कर दूं यहां पर, तो ये स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा। यहां आर की वैल्यू जीरो है। ठीक है, अब इस पर और इसके बाद इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑबे हो रहा है, तो मैं बाहर के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना सकता हूं, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और इसके इधर E इज इक्वल टू जीरो है। तो ये मेरा ग्राफ हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू जो लाई करेगी दिस विल बी E मैक्सिमम। ठीक, तो ये ग्राफिकल वेरिएशन हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर अ हॉलो स्फेरिकल शेल या कंडक्टिंग स्फेयर। दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कुछ इस प्रकार आपको नजर आएगा। समझ आ गया सबको? तो ये हमने पढ़ लिया एक हॉलो स्फेरिकल शेल की इलेक्ट्रिक फील्ड या एक मेटालिक कंडक्टिंग स्फेयर की फील्ड। अब हम देखेंगे अगर मेरे पास स्फेयर नॉन कंडक्टिंग हो तब क्या होगा। ठीक है, तो अब जो हमारी नेक्स्ट डेरिवेशन है वो है नॉन कंडक्टिंग स्फेयर की। हो सकता है ये डेरिवेशंस आपको स्कूल में ना कराई जाए, ये वाली नॉन कंडक्टिंग स्फेयर की, लेकिन मैं ये आपको कराऊंगा क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन बेस है इसी कॉन्सेप्ट पर। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है बट इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, तो हम लोगों ने वो क्योंकि करना होगा तो इसलिए हमें वो समझना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि एक नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वेरिएशन कैसे निकालेंगे। तो अब हम कंसिडर करते हैं ये मेरे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है।
ठीक है। और इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पूरी वॉल्यूम के अक्रॉस। देखो ये नॉन कंडक्टिंग है तो इसमें यही डिफरेंस है। कंडक्टर में सारा चार्ज सरफेस पर लाया करता था, लेकिन नॉन कंडक्टिंग में चार्ज यूनिफॉर्मली वॉल्यूम के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। तो यहां पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एज रो। ठीक है, तो हम यहां पर मानेंगे कि रो जो है इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मैंने इसको Q चार्ज दिया और इसकी वॉल्यूम हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है जो हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। कैपिटल आर इज द रेडियस। ठीक, अब हमारा जो गॉसियन सरफेस है, पहला गॉसियन सरफेस वो हम बनाएंगे आउटसाइड। ठीक, तो पहला गॉसियन सरफेस हमारा लाया कर रहा है आउटसाइड। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, हम इस गॉसियन सरफेस का एक छोटा सा टुकड़ा कंसीडर कर लेंगे। विल कंसीडर अ स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑफ दिस गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस का एक बहुत छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर करेंगे हम लोग, ds। ठीक, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ इस तरह से लाया करेगी। ठीक, जो रेडियस वेक्टर होगा आर कैप वो ऐसे लाया करेगा, और जो आपका एरिया वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा एन कैप वो ऐसे लाया करेगा। थीटा की वैल्यू आपको नजर आ रही है 0 डिग्री है क्योंकि दोनों पैरेलल है। ठीक है, तो अब अगर इसमें पहला केस जो हम लेकर के चल रहे हैं वो है जो हमारा आर है वो ग्रेटर देन कैपिटल आर है। ये जो गॉसियन सरफेस है इसका जो रेडियस हम मान करके चल रहे हैं वो है स्मॉल आर, और ये जो स्मॉल आर है ये आपका ग्रेटर देन कैपिटल आर है, फिलहाल बड़ा है। ठीक है, तो अब हम इस कंडीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो तरीका वही है, पहले आप सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करो, उससे फ्लक्स निकालो, फिर गॉस थ्योरम से फ्लक्स निकालो, दोनों को इक्वेट कर दो, यू विल गेट द आंसर। सेम वही कॉन्सेप्ट हमने यूज करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग कंसीडर करेंगे कि हमारे पास जो फ्लक्स आएगा, स्मॉल फ्लक्स ड्यू टू सरफेस ds, स्मॉल फ्लक्स ड्यू टू सरफेस ds। तो ये जो d फाई है ये हो जाएगा E डॉट ds, यानी E ds cos 0 डिग्रीज, दैट इज E इंटू ds। अब अगर मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ d फाई, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ E ds, that is E into integration of ds for the entire surface S। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बाहर क्यों निकाली? क्योंकि सिमेट्री की वजह से इस सरफेस के हर पॉइंट पर इसकी दूरी बराबर है सेंटर से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बाय सिमेट्री विल ऑटोमेटिकली बी सेम। इसलिए जब वो सेम होगी, चेंज नहीं होगी, तो कोई ऐसी क्वांटिटी जो चेंज ना हो रही हो इज कंसिडर्ड अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये किसके बराबर है? ये है फाई के बराबर। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हमने फ्लक्स की वैल्यू निकाल ली बाय यूजिंग सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लगाएंगे गॉस थ्योरम। फ्रॉम गॉस थ्योरम अगर मैंने इसे चार्ज Q दिया है तो जो फ्लक्स है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस के अंदर पूरा का पूरा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आ रहा है, और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का टोटल चार्ज Q है, तो इसलिए सारा का सारा चार्ज इस स्फेरिकल सरफेस के अंदर आ रहा है, हेंस टोटल चार्ज Q विल बी कंसीडर्ड। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 को देखो, दोनों एक ही फ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूं। तो मैं लिख सकता हूं इक्वेटिंग इक्वेशंस 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो मैं लिखूंगा E into 4 pi small r square
इक्वल्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट या ई इक्वल्स क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो यहां से देखो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ गया। और अगर आप नोटिस करो ये बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला है जो हमने होलोस्फेरिकल शेल के लिए निकाला, और ये एग्जैक्टली सेम वही फॉर्मूला है जो एक पॉइंट चार्ज का होता है। किसका होता है? पॉइंट चार्ज का। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज यानी ये जो पूरा का पूरा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ये भी एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है अगर हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट उसके सरफेस के बाहर लाई करता है। तो इवन दो ये पूरा का पूरा स्फीयर है, चार्ज इसमें बराबर से फैला हुआ है, लेकिन ये बिहेव ऐसे करेगा जैसे ये सारा चार्ज फैला ना होकर के इस पॉइंट यानी इस सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड हो। ऑलराइट, तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली ड्यू टू अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर व्हेन द पॉइंट लाइज आउटसाइड। जब हमारा जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो बाहर लाई कर रहा है देन द स्फेरिकल शेल, जो सॉरी नॉन कंडक्टिंग हमारे पास स्फीयर है उसके बाहर लाई कर रहा है। ठीक है, अब हम इसका दूसरा केस करेंगे अगर हम सरफेस पर आ जाएं, यानी हमारा गॉसियन सरफेस जस्ट सरफेस पर लाई कर रहा हो, तब क्या होगा। तो हम सेकंड केस देखेंगे व्हेन स्मॉल r becomes equal to capital R. That is, the Gaussian surface lies just outside sphere. हमारा जो गॉसियन सरफेस है वो बिल्कुल जस्ट स्फीयर के बाहर लाई कर रहा है। तो अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हम कहेंगे दैट इज स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर। और अब भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू होगी, और ये हम थर्ड केस के बाद मान भी लेंगे कि ये मैक्सिमम क्यों है। अभी के लिए आप इसको याद रखिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है, अब आता है हमारा थर्ड केस, जब हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनसाइड लाई करेगा। अब जो है हमारा पॉइंट वो अंदर लाई करेगा, तो उसके लिए मैं फिगर को चेंज कर देता हूं थोड़ा सा। फिगर सेम यही है लेकिन अब वो बाहर वाला सरफेस नहीं बनाना, तो उसे मैं आपके लिए रब कर दूंगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज सा हो जाते हैं वो दो सरफेसेस देख करके। अब ठीक है, ये हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, ये है इसका सेंटर O। अब जो हमारा गॉसियन सरफेस है वो इनसाइड लाई कर रहा है, मान लो यहां पर लाई कर रहा है। ठीक है, इसका जो रेडियस है वो है स्मॉल r, और जो हमारा ये जो पूरा स्फीयर है इसका जो रेडियस है वो है कैपिटल R। तो अब आप नोटिस करोगे कि ये जो कैपिटल R है ये स्मॉल r से बड़ा है। ठीक है, तो जो हमारा थर्ड केस है उसमें जो होता है स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, दैट इज पॉइंट लाइज इनसाइड सॉलिड स्फीयर, यानी हमारा जो पॉइंट है वो सॉलिड स्फीयर के अंदर लाई कर रहा है। तो अब हमें फर्क क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा कि अब इस पर टोटल चार्ज Q नहीं है। टोटल चार्ज तो पूरे में था, लेकिन नोटिस करो इस गॉसियन सरफेस के ये वाला हिस्सा बाहर लाई कर रहा है, इतना चार्ज तो उसमें इंक्लूड ही नहीं हो रहा। तो इसके अंदर जो चार्ज है वो है Q डैश। सपोज हम मान लेते हैं इसके अंदर कितना चार्ज है Q डैश, उसको हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। ठीक है, हमें अगर इसकी वॉल्यूम पता हो तो मैं अगर इसको रो से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास चार्ज आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो रो होती है उसका फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर चार्ज इज इक्वल टू रो इनटू
वॉल्यूम। ठीक है, अब चार्ज कितना है, क्यू डैश, रो इंटू वॉल्यूम है 4/3 पाई स्मॉल आर। ठीक है, और रो का फॉर्मूला मैं भी स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो रो होता है वो होता है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ये वैल्यू मैं यहां अज्यूम कर सकता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा कैपिटल क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ये 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्यू डैश की वैल्यू आ जाएगी क्यू इंटू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये आ गया वो चार्ज जो इसके अंदर लाए कर रहा है। तो गॉस थ्योरम से हम इसका फ्लक्स निकाल सकते हैं। देयरफॉर फ्रॉम गॉस थ्योरम जो फ्लक्स होगा फाई वो हो जाएगा क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो चार्ज है गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज, चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द गॉसियन सरफेस है स्टेटमेंट में, वो चार्ज जो गॉसियन सरफेस के अंदर लाई कर रहा हो उसी की वजह से फ्लक्स बनता है। और इस गॉसियन सरफेस के अंदर सारा चार्ज नहीं बल्कि केवल क्यू डैश लाई कर रहा है, इसलिए क्यू डैश लिखा जाएगा यहां पर। और क्यू डैश की वैल्यू हम लिख सकते हैं क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, तो वो हो जाएगा क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब। इसे हमने बोला इक्वेशन नंबर 1। तो हमने अब क्या किया, हमने पहले गॉस थ्योरम से फ्लक्स निकाल लिया। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा है सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम कहेंगे जो फ्लक्स फाई हो जाएगा वो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds हो जाएगा, और फिर से हम उसको लिखेंगे E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds, यानी E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये वही मेथड है जो हमने किया था, याद करो भाई, ये हमारे पास ऐसे फील्ड हो जाएगा, सेम वही कॉन्सेप्ट है, नो चेंजेस एट ऑल। तो मैंने वहां पर डायरेक्ट इसको भी यूज कर लिया क्योंकि हम इतनी बार लिख चुके हैं इसको। अब आप नोटिस करो इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों एक ही फ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूं। इक्वेटिंग 1 and 2 मैं कह सकता हूं E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू कैप स्मॉल आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब। इस आर स्क्वायर से ये क्यूब क्यूब कैंसिल हो गया पूरा, तो मेरे पास E की वैल्यू आई क्यू इंटू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब। अब अगर आपसे डिपेंडेंस पूछी जाए तो आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर क्यूब नहीं कहोगे, आप कहोगे E इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, क्योंकि ये है वो डिस्टेंस जो चेंज हो रहा है। ये कैपिटल आर तो कांस्टेंट है भैया, ये तो स्फेयर का रेडियस है जो कि कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है स्मॉल आर वाला। तो यहां से देखो तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, यानी जब आप इनसाइड लाई करोगे तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस रेडियस के साथ बढ़ती जाएगी। अगर मैं r इक्वल्स टू 0 रख दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, यानी सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। उसके बाद जैसे जैसे मैं सरफेस की तरफ जाऊंगा r बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, r की मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल R हो जाएगी यहां पर आती, और कैपिटल R रखते साथ ही Q/4πε0r² आ जाएगा, यानी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आएगी जो मैंने आपको कही थी। ठीक, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू सरफेस पर होती है, उसके बाहर इनवर्स स्क्वायर, और इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो अगर अब हम इसका वेरिएशन देखें, ग्राफ बनाने की कोशिश करें कि एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए ग्राफ कैसा बनेगा, वो हम लोग देखेंगे अब इसके लिए। सर इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्यों नहीं अप्लाई किया? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर हमें गिवन होगा हम तब कंसिडर करेंगे, तब आप इसमें एप्सिलॉन को वहां कंसिडर कर सकते हो। अभी मैं केवल वेरिएशन दिखा रहा हूं विद डिस्टेंस, वो मटेरियल डिपेंडेंस हो जाती है, फिर उसमें फिर आप जहां एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हो वहां एप्सिलॉन आ जाएगा, बस इतना डिफरेंस आएगा, और वो दोनों जगह पर एक साथ आएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक फ्लक्स की साइड भी आएगा दूसरे फ्लक्स की साइड भी आएगा, दोनों जगह से फिर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम इसका वेरिएशन देखें, देखो फर्स्ट केस में अगर आप देखो, इसमें जब आपका स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर था, तब आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वो आई थी Q/4 पाई
epsilon naught small r square, that is E, was inversely proportional to r square. उसके बाद सेकेंड केस हमने किया था, जब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर था, तब क्यू आई थी E अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू थी. उसके बाद हमने जो तीसरा केस किया, जब आर कैपिटल आर से कम था, यानी जब पॉइंट इनसाइड लाई कर रहा था, तब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब, यानी यहां से E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर आया. तो अगर अब मैं y एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लॉट करता हूं और x एक्सिस पर मैं डिस्टेंस r को प्लॉट करता हूं, ठीक, और यहां मैं अपना सॉलिड स्फीयर ड्रॉ कर देता हूं. ये हमारा सॉलिड स्फीयर है, ठीक है जी. ये इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस है. तो अगर मैं यहां से लाइन ड्रॉप करूं तो ये स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा, ठीक है. इससे पीछे जब स्मॉल r से कम डिस्टेंस था तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है. तो यहां पर लिखेंगे E प्रोपोर्शनल टू R, और उससे आगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर. तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, और यहां पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है. तो ये बन जाता है ग्राफिकल वेरिएशन फॉर अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर. अगर आपके पास एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो तब, ठीक है. और विभांशु जी, अब देखो, अगर हम फ्लक्स को लेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ, तो आप लिखोगे Q डैश अपॉन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को Q डैश अपॉन K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट. और जब आप फ्लक्स को नॉर्मल तरीके से निकालोगे तब भी आप वहां पर इसको E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर लिखोगे, ठीक. तो आपके पास जो E की वैल्यू आएगी उसमें यहां पर K आ जाएगा, अगर आपको K गिवन होगा तो. अब क्योंकि हम उसको फिर यहां रिलेट नहीं कर सकते, हम इस एक्सप्रेशन में केवल डिस्टेंस डिपेंडेंस निकाल रहे हैं, नॉट अ वेरिएशन विथ मटेरियल, इसीलिए हमने यहां पर एप्सिलॉन को कंसिडर नहीं किया. अगर आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन हो तो जो एक्चुअल फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो आता है क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर कैपिटल आर क्यूब. तब वो यहां पर आ जाता है. अब प्रॉब्लम ये है, इस वाले एक्सप्रेशन में एप्सिलॉन आर आएगा और बाकी एक्सप्रेशन में एप्सिलॉन आर नहीं आना था, तो मैं फिर ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक्यूरेटली प्रेजेंट नहीं कर सकता. इसीलिए हमने यहां पर उसको केवल एप्सिलॉन नॉट लेकर के किया है. लेकिन जब आप न्यूमेरिकल करेंगे और आपको K की वैल्यू गिवन होगी, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. मैं इस पॉइंट पर आता, लेकिन आपने बीच में क्वेश्चन पूछ लिया था, तो इसलिए मैं तभी मैंने आपको ये बात बता दी, ठीक है. तो हम क्योंकि यहां पर डिस्टेंस से वेरिएशन देख रहे हैं, वी आर नॉट कंसर्न्ड कि अगर हमने मटेरियल चेंज किया है, क्योंकि अगर मैं मटेरियल चेंज कर दूंगा तो मैं एग्जैक्टली ये वाला वेरिएशन शो ही नहीं कर सकता इनसाइड वाला, क्योंकि यहां पर R के साथ फिर मुझे एप्सिलॉन R भी रखना पड़ेगा, और उसकी वैल्यू मुझे पता नहीं होगी, तो मैं एक्यूरेट ग्राफ नहीं शो कर सकता, क्योंकि मैं केवल डिस्टेंस के साथ वेरिएशन दिखा रहा हूं कि अगर हमारा गॉसियन सरफेस बाहर लाई करता है, सरफेस पर लाई करता है, या इनसाइड लाई करता है. इनसाइड के केस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है. अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली में निकालने को कहा जाए तब उसमें यहां पर आ जाता है. गॉट इट? तो इस तरीके से एक्चुअली आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएट करती है. लेकिन क्योंकि हम लोगों को सिर्फ डिस्टेंस के साथ वेरिएशन देखना था, इसीलिए हमने उसको एलिमिनेट कर दिया था. अदरवाइज हम उनको रिलेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि दो अलग अलग तरह के एक्सप्रेशन हो जाते, फिर हम ग्राफ में उस चीज को प्लॉट नहीं कर सकते थे. तो हमने प्योरली डिस्टेंस के साथ वेरिएशन देखा. लेकिन अगर मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन होगा तो आप यहां पर उसकी वैल्यू रख करके, और ये केवल इनसाइड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में ही आएगा, याद रखना, ये केवल इनसाइड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, क्योंकि आउटसाइड तो फिर से वैक्यूम या एयर कंसीडर किया जाता है, तो इसलिए वहां पर वो वैल्यू कंसीडर नहीं होगी. इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हम लोगों ने कंसीडर कर लिया. ठीक है. अब मैं एक एडिशनल पॉइंट आपको सिखाऊंगा जो कि एक क्वेश्चन की फॉर्म में भी आपको एनसीईआरटी में गिवन है.
वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टर ऑफ एनी शेप। रैंडम कुछ भी शेप हो तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कंसिडर की जाएगी? ठीक है, अब हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टर ऑफ एनी रैंडम शेप। अगर आपके पास कोई भी रैंडम शेप का कंडक्टर हो तब आप उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार से निकालेंगे? ठीक है, तो मान लो मेरे पास, अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टर ऑफ एनी शेप। ये कोई भी इर्रेगुलर शेप, आड़ा तिरछा आलू जैसा सा कंडक्टर हो सकता है। ठीक है, आलू देखा ना, इर्रेगुलर सा शेप होता है, वैसा सा ही कोई भी ये कंडक्टर हो सकता है, ये ऐसे। ठीक है, अब जब हम इसमें चार्ज कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये कंडक्टर, ध्यान देना मैंने वर्ड कंडक्टर इस्तेमाल किया, यही हमारे काम आएगा। तो कंडक्टर की खासियत होती है सारा चार्ज केवल उसके सरफेस पर ही लाई करता है। इनसाइड द कंडक्टर देयर इज नेवर अ चार्ज। इसके अंदर कभी कोई चार्ज लाई नहीं करेगा। सारा चार्ज कहां लाई करेगा? सरफेस पर ही लाई करेगा। ठीक है, तो अब सारा का सारा चार्ज इसके सरफेस पर है। अब मैं कंसीडर करता हूं इसका एक छोटा सा टुकड़ा, मान लो ये मैंने एक छोटा सा टुकड़ा कंसीडर कर लिया। ठीक है, ये है DA एरिया का सपोज। तो अब मैं हमारा जो गॉसियन सरफेस है वो बना देता हूं एक सिलेंडर की फॉर्म में, कुछ ऐसा। ठीक है, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर होगी केवल कुछ ऐसे से, ऐसे जा रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो अगर आप नोटिस करो, फ्लक्स केवल इस सरफेस में से पास होगा। ध्यान देना, फ्लक्स विल ओनली पास थ्रू दिस सरफेस, ना साइड वाले से होगा, क्योंकि साइड वाले का अगर आप एरिया वेक्टर ड्रॉ करो, देखो इसका एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा n कैप, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी इस सरफेस के लिए। तो इसका जो एरिया वेक्टर है n कैप, वो ऐसे लाई करेगा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। और अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो अंदर वाले में तो फ्लक्स होगा ही नहीं, यानी फ्लक्स केवल एक सरफेस की वजह से होगा, वो है इसकी वजह से। और ये कितना एरिया है? ये है DA के बराबर। गॉट इट? समझ में आया पहली चीज? इसको समझने के लिए ये बहुत कॉन्सेप्ट जरूरी है समझना, कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इस एक ढक्कन की वजह से होगी, ना साइड की वजह से होगी और ना अंदर वाले एरिया की वजह से होगी, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही नहीं कंडक्टर के। अभी हम लोग ये चीज बात प्रूव करके आए हैं, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं एग्जिस्ट करती, क्योंकि अंदर चार्ज नहीं होता। ठीक है, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली आउटसाइड द सरफेस, और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है टू द सरफेस, ये भी हमको पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, ये प्रॉपर्टी थी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर थीटा 0 डिग्री बनाएगी इसके साथ। तो अगर मैं फ्लक्स निकालना चाहूं, छोटा सा फ्लक्स d फाई, तो मैं कहूंगा d फाई इज इक्वल टू E डॉट DA, यानी E इंटू DA इंटू कॉस 0 डिग्री, यानी E इंटू DA। तो जो टोटल फ्लक्स होगा फाई, वो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ d फाई। ठीक, तो मेरे पास जो टोटल फ्लक्स होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू DA, यही लाया करेगा। ठीक है, अब मान लो इसका टोटल एरिया A है, मैं कहता हूं लेट द टोटल एरिया बी A। ठीक, क्योंकि मुझे ये कोई शेप नहीं है, फिक्स नहीं पता, तो मैं कहता हूं लेट टोटल एरिया इज इक्वल टू A। तो E तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DA, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर फाई इज इक्वल टू E इंटू A। ये आ गया हमारा नॉर्मल मेथड। अब हम लगाएंगे गॉस थ्योरम। यूजिंग गॉस थ्योरम, जो फ्लक्स होगा वो होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, लेट सिग्मा बी द
सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो मैं Q को लिख सकता हूं सिग्मा इंटू ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। ये वैल्यू ऊपर अज्यूम कर दो, तो आपके पास आ जाएगा फाई इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये मैंने गॉस थ्योरम से निकाला, ये मैंने सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से निकाला। बात तो दोनों एक ही फ्लक्स की कर रहे हैं, तो मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूं। मैं कह सकता हूं इक्वेटिंग 1 एंड 2, इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करूं तो मैं कह सकता हूं E इंटू ए इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए दोनों साइड कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में कहूं तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एन कैप, वेयर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एन कैप क्या है? एक यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अगर आप नोटिस करो, किसी भी रैंडम कंडक्टर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो ये हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टर ऑफ एनी इररेगुलर शेप। ठीक, ये एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चन गिवन है। ठीक है जी, तो ये तो हमने सीखा हमारा जो गॉस थ्योरम है उससे रिलेटेड। अब इसी के ऊपर हम करते हैं एक और डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन जो हमें काम आएगा। इसमें एक क्वेश्चन गिवन है एक डेरिवेशन की फॉर्म में, हमको वो डिराइव करके दिखाना। तो देखो, ये भी एक तरह का एप्लीकेशन ही बन जाता है जो हमने गॉस थ्योरम पढ़ा उसी का। क्वेश्चन क्या है समझिए। क्वेश्चन है कि हमको गिवन है दो स्ट्रेट पैरेलल वायर्स हैं जिनकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा 1 और लैम्डा 2 है। भाई लैम्डा 1 लैम्डा 2 पर लेंथ चार्जेस कैरी कर रहे हैं पर यूनिट लेंथ, उसी को लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, द सेपरेशन बिटवीन देयर एक्सिस, दोनों लाइंस जो हैं उनके बीच में दूरी है स्मॉल डी। ठीक है, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन यूनिट लेंथ यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, एक की वजह से दूसरे के ऊपर जो लग रही है। ध्यान से समझना, ये मेरे पास है एक तार, ये है दूसरी तार। मान लो ये है कंडक्टर P, ये है कंडक्टर Q। ठीक है, इसके लिए जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा 1, इसके लिए है लैम्डा 2। इन दोनों के बीच में जो दूरी मुझे गिवन है वो है स्मॉल d, ये कहा गया है। ठीक है, अब ये एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाएंगी वो फोर्स होगी चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, तो अब इस कंडक्टर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कंडक्टर P एट डिस्टेंस t, वो हमने निकालनी है। भाई पहला ये Q कंडक्टर पहले वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तभी इसके ऊपर फोर्स लगेगी। हम यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ P एट डिस्टेंस d। ठीक है, अब एक कंडक्टर की, एक इनफाइनाइट लीनियर कंडक्टर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी वो होती थी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। r वाज द डिस्टेंस और लैम्डा वाज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहां पर मैं कंडक्टर P की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं, तो कंडक्टर P की लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा 1 और उसकी दूरी है d, तो डिस्टेंस की जगह आ जाएगा d। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर E1 या E1 को मैं लिखूंगा लैम्डा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट d। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ठीक, अब चार्ज ऑन यूनिट लेंथ, इसकी यूनिट लेंथ के ऊपर फोर्स निकालनी है तो यूनिट लेंथ का ही चार्ज निकालना पड़ेगा। चार्ज ऑन यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर Q, कंडक्टर Q का जो चार्ज है यूनिट लेंथ का वो हो जाएगा लैम्डा 2 इंटू 1 दैट इज लैम्डा 2। चार्ज कितना आ गया? लैम्डा 2। तो अब फोर्स ऑन यूनिट लेंथ F वो हो जाएगी चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज किसका है? सेकेंड कंडक्टर का। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है? फर्स्ट कंडक्टर की।
तो 1 और 2 से इक्वेशन नंबर 3 में अगर मैं वैल्यूज पुट कर दूं यूजिंग 1 एंड 2 इन इक्वेशन नंबर 3, तो मेरे पास आएगा F इज इक्वल टू Q लैम्डा 2 इंटू E लैम्डा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट D। तो मैं कह सकता हूं F इज इक्वल टू लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट D। ये आ गया फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ ऑफ वन कंडक्टर ड्यू टू द अदर पैरेलल कंडक्टर। तो ये एक पैरेलल कंडक्टर की वजह से दूसरे पैरेलल कंडक्टर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही है, ये उसका एक्सप्रेशन हम लोगों ने यहां पर डिराइव कर लिया है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोगों ने डेरिवेशन करी है। यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब मैं कुछ और कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा जो हमारे पास कंसेप्चुअल्स में काम आएगा। वो है अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर हो जिसमें कैविटी होती है। ध्यान रखना, हमारे पास अब हम करेंगे कंडक्टर विथ कैविटी। ये बुक में नहीं गिवन है, तो प्लीज पे अटेंशन। ठीक है, ये बुक में नहीं गिवन होगा, आपकी कोई सी बुक उठा लेना, ये आपको उसमें नहीं मिलेगा। और ये कैविटी वाले क्वेश्चन क्या है, ये अक्सर हमको थोड़ा सा परेशान कर देते हैं, क्योंकि जब बात कैविटी की आती है तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहां पर मैं हमारे फर्स्ट चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करूंगा यहीं पर अभी, उससे हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे कंडक्टर्स विथ कैविटीज की। अब कंडक्टर्स विथ कैविटी, अगर कंडक्टर के पास कैविटी हो तो हम क्या करेंगे उस केस में। ठीक है, तो देखो, मान लो ये मेरे पास कैविटी क्या होती है पहले समझो। ये मेरे पास एक कंडक्टर है और उसके बीच में ये खोखला हिस्सा है, यानी जो मैटर है वो इसमें भरा है। तो इस खोखले हिस्से को ही हम नाम देते हैं कैविटी। ठीक है, ये कैविटी कहीं भी यहां साइड में ऐसे कहीं को भी हो सकती है। ऐसे खोखले हिस्से को ही हम कैविटी का नाम देते हैं। Got it? तो अगर मेरे पास एक ऐसा कंडक्टर है जिसमें कैविटी है, तब हम क्या करेंगे, और तब आपसे कहा जाए फील्ड की वैल्यू सोचो क्या होगी। तो देखो, मान लो ये मेरे पास रैंडम कंडक्टर है और ये उसमें एक कैविटी है अजीब सी। ठीक है, और ये इस तरह से उसमें मैटर जो है वो इस तरह से भरा होगा, भाई हमको पता है ये बात। ठीक, अब इसको जो भी मैं चार्ज दूंगा वो सारा चार्ज, क्योंकि ये कंडक्टर है, वो इसके सरफेस पर लाई करेगा। कहां लाई करेगा? इसके सरफेस पर लाई करेगा वो सारा चार्ज। क्यों सारा चार्ज सरफेस पर लाई करेगा? कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी होती है कि इनको जो भी चार्ज दिया जाता है वो इनके सरफेस पर चला जाता है, अंदर कोई चार्ज इनमें नहीं लाई करता। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होती है, दे हैव अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। तो वो कोशिश करती है छोटे से छोटी लेंथ रख सके, तो सारे चार्ज को सरफेस पर खींच लेती है। ठीक है, तो अब यहां बीच में तो कोई चार्ज नहीं है, इसमें कैविटी तो खाली है, तो इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं होगा। याद रखना, कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है, अभी खाली है अंदर से। तो अगर अब मेरा गॉसियन सरफेस बाहर है, यहां की फील्ड मैंने अभी प्रूव कराई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आपसे इस पॉइंट ए पर फील्ड निकालने को कहा जाए तो आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ई विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमको पता है, यहां तक सरफेस तक ले आऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, उसमें डिस्टेंस डिपेंडेंस कहीं नहीं था। ठीक, ये आ गया। अब अगर मैं गॉसियन सरफेस इनसाइड ले आऊं यहां पर, और मैं कहूं इस पॉइंट बी पर चार्ज लाई ही नहीं करता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी विल बी जीरो। क्यों जीरो है? क्योंकि यहां पर चार्ज की वैल्यू जीरो है, सारा चार्ज बाहर लाई कर रहा है, अंदर लाई नहीं कर रहा। और अगर मैं कहूं कैविटी के अंदर मैंने गॉसियन सरफेस बना दिया और इस पॉइंट को कहा पॉइंट सी, अब कैविटी के अंदर तो चार्ज होता ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी विल ऑल्सो बी जीरो, क्योंकि यहां पर भी कोई चार्ज नहीं है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अभी कैविटी खाली थी,
अंदर कोई भी चार्ज मैंने नहीं रखा था, ये ध्यान रखना है। गॉट इट? तो अब आपके पास फील्ड की वैल्यू 0 लाई करेगी। अब इसका एक और केस आता है, ये तो खाली कैविटी। इसके बाद एक केस आता है कैविटी के अंदर एक चार्ज, पॉइंट चार्ज रख दिया जाता है, तब क्या होता है? तो देखो, वो दूसरा केस मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है और कंसेप्चुअल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब ये मेरे पास वही कंडक्टर है हमारा, ये है इसकी कैविटी। ठीक है, और यहां अब कैविटी के अंदर यहां पर मैंने एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया। ठीक है, और यहां पर बाहर ऑलरेडी पहले से कैपिटल क्यू चार्ज इसके पास है, इसके पास ऑलरेडी कैपिटल क्यू चार्ज है। तो अब ध्यान देना क्या होगा, हमें पता है मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता है, और इंडक्शन की वजह से जो इंड्यूस चार्ज है वो इंड्यूसिंग चार्ज के बराबर होता है। ऑलरेडी ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, Q डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू 1 माइनस 1 अपॉन के, और मेटल्स के लिए के की वैल्यू इंफिनिटी होती है, तो Q इज इक्वल टू Q डैश होता है। ठीक है, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज इनर वॉल्स पर, कैविटी की इनर वॉल्स पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा। माइनस क्यू, और आउटर वॉल्स पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा। ये रेड वाला पॉजिटिव चार्ज बना रहा हूं मैं, प्लस क्यू। ठीक है, तो बाहर चार्ज कितना हो जाएगा? अब नोटिस करो, चार्ज आउटसाइड ये हो गया Q प्लस स्मॉल q। बाहर का चार्ज कितना हो गया? पुराने चार्ज में जो इंड्यूस चार्ज था ये ऐड हो गया, अगर ये पॉजिटिव था तो। अगर ये नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो Q माइनस स्मॉल q हो जाता। गॉट इट? ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां बाहर इस पॉइंट A पर अगर अब आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाए, तो आप कहोगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट A होगी वो हो जाएगी सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा डैश हो जाएगा Q प्लस स्मॉल q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा डैश की नई सरफेस चार्ज डेंसिटी टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। अगर इसका टोटल एरिया A है जो भी होगा, या S मान लो इसको, सपोज S, क्योंकि A पॉइंट मान दिया मैंने। गॉट इट? समझ में आया सबको? तो ये नई यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब बात करते हैं, अगर मैं यहां अंदर आ जाता हूं, ये मैंने बनाया एक पॉइंट B, तो अगर आप नोटिस करो ये मेरा गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, नेट चार्ज Q नेट वो है प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू, 0। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट B विल बी 0। इलेक्ट्रिक फील्ड B पर कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब अगर मैं ये पॉइंट C लूं, इसके अंदर चार्ज 0 नहीं है, ध्यान देना, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि यहां अंदर एक एक्स्ट्रा चार्ज रखा है। गॉट इट? ये चार्ज होने की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसीलिए अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C हो जाएगी, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है भाई? गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना? अगर मैं फ्लक्स निकालूं फाई एट C, वो हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपको डिस्टेंस पता है, इस फ्लक्स का इस्तेमाल करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। अगर आपको डिस्टेंस, मैंने स्फेयर बना लिया, मान लो ये जो गॉसियन सरफेस है ये स्फेरिकल है, तो इसका रेडियस जो होगा आपको R पता होगा, तो आपके पास Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर आपके पास वैल्यू आ जाएगी उस केस में। ठीक, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। याद रखना, इस तरह के चार्ज के लिए, इस वाली कॉन्फ़िगरेशन के लिए, अगर आपसे कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने को कहा जाए, तो आप वो डायग्राम कैसे बनाओगे इसको समझो। ये मेरे पास मेरी कैविटी है,
यहां रखा है चार्ज, ठीक है, ये मटेरियल है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से शुरू होंगी क्योंकि यहां पॉजिटिव है, यहां माइनस चार्ज होगा, यहां से शुरू होके यहां पे खत्म। यहां पर चार्ज नहीं होता, फील्ड नहीं होती, उसके बाद बाहर से शुरू होंगी ऐसे। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम होगा एक कैविटी वाले कंडक्टर के लिए जिसकी कैविटी के अंदर मैंने कोई चार्ज रख दिया। ठीक, ये सब एडिशनल बता रहा हूं मैं क्योंकि कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में इस तरह का क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है डायग्राम वाला। ठीक, तो ये था हमारे पास चार्ज कंडक्टर्स विथ कैविटीज, और मुझे उम्मीद है यहां तक आप लोगों को सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ये बड़े आज हमने इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं।